नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम कर रहे हैं बात डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर डेली कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है इंश्योरेंस एडवाइजर से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, तो उसको मैं डिकोड करता हूँ बहुत ही सरल भाषा में, ताकि एक इंश्योरेंस एडवाइजर उसको अच्छे से समझ पाए। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, वो है LIC ऑफ इंडिया की। LIC ऑफ इंडिया चूँकि पब्लिक शेयर होल्डिंग में आ चुकी है और ऑलरेडी ये पब्लिक सर्विस कंपनी है, PSU कंपनी है भारत सरकार की, और IPO के जरिए 3.5% का जो डायल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए किया था, एक बार फिर से उसको रिपीट करने की शायद जो है तैयारियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चल रही है। तो LIC ऑफ इंडिया फॉर सेल अगेन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 2 से 3% स्टेक शायद LIC का दोबारा से डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा जुटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फंस गई है, उसको भी मजबूरी भी हो गई है, और एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ने वाली है वो मैं आज आपको इस वीडियो पर बताऊंगा। किसका फायदा होने वाला है LIC की सेल से लेकर के, LIC में जो डिसइन्वेस्टमेंट दोबारा होगा, कितना होगा, क्या होगा, किसको नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड हैं, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 365 डेज का एक चैलेंज चल रहा है, जिसको मैं पिछले 290 दिनों से कर रहा हूं। इसमें मैं क्या दे रहा हूं, 2,90,000 रुपए के कोर्सेज, 65 कोर्सेज, 1-2 नहीं, 65 कोर्सेज एवरी सिंगल डे हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। हर रोज रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में मैं लाइव आकर के आपको ये सेशंस देता हूं। ये पिछले सेशंस की स्क्रीन पे जो आप अभी देख रहे हैं, ये 1100 से ज़्यादा लेक्चर्स मैं यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका हूँ। 65,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स चैनल पर जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना चाहिए कि रोज 30,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स मेरे चैनल पर विजिट करते हैं और मेरी वीडियोस देख करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको सोशल मीडिया पैकेज के बारे में जरूर बताऊंगा। देखिए, अगर आज आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको सोशल मीडिया चलाना नहीं आता प्रॉपर, एज ए एडवाइजर अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया से भी आपका बिजनेस बढ़े, अगर आप 10 पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो मात्र 1 साल के बीच में, तो इसके लिए मेरे पास रेडीमेड आपके लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया है, और इसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं। अगर आपको लगता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका कमीशन कम कर रही है, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, आपको बिजनेस अच्छे से कमीशंस नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको जरूरत है ऑनलाइन जाकर के अपने मार्केट को बढ़ाना, अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। अगर वो आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे थंबनेल को देख करके। सबसे पहला सवाल क्या हो सकता है, सरकार बार बार LIC की हिस्सेदारी क्यों बेच रही है? क्या सरकार के पास LIC को बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्या, जिससे सरकार पैसा कमा सकती है? सेबी का 25 पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम क्या है, ये भी आपका सवाल है। और LIC पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा, ये आपका एक सवाल होना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। क्या हिस्सेदारी बेचने से LIC की प्रतिष्ठा पर, जो LIC की रेपुटेशन है, उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, या कोई नेगेटिविटी तो नहीं बढ़ेगी मार्केट में? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सारे सवालों के जवाब दूंगा। LIC को आखिरकार स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों करना पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या थी? LIC के आंशिक निजीकरण के फायदे और नुकसान क्या हैं, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये। फिर छठा, LIC टर्म इंश्योरेंस क्लेम को आसानी से पास क्यों नहीं करती है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी बताऊंगा। LIC अपने बोनस रेट क्यों नहीं बढ़ा रही है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? LIC ने अब तक शेयर बाजार में कितना पैसा निवेश किया है, क्या निवेश डूब सकता है LIC का, क्या ये एक डेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, ये आपका सवाल होगा। अगर LIC दिवालिया हो गई, अगर LIC बैंकरप्ट हो गई, तो सरकार इसको कैसे संभालेगी? ओके, क्योंकि उसका जो कुल बजट है LIC के AUM से भी कम है, सरकार का जो सालाना बजट है, तो फिर LIC को कैसे सरकार संभाल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जानने की कोशिश करेंगे। LIC की हिस्सेदारी जो बेची जा रही है, पॉलिसी होल्डर्स, एजेंट्स, कंपनी, बीमा इंडस्ट्री, इन सब पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये 10 बहुत ही गंभीर सवाल हैं। देखिए, बीइंग एन अनबायस्ड एडवाइजर, ये मेरा काम है एज ए एजुकेटर, हर पहलू पर मैं बात करूं, ताकि बीइंग एन एडवाइजर आपको इन सवालों के पता होने चाहिए जवाब। अगर आपको जवाब पता नहीं होंगे तो क्लाइंट जब आपसे ये सवाल पूछेगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मेरी हर वीडियो एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होती है, आपको बहुत कुछ वैल्यू मिल सकती है। अगर आप
आप एक नॉर्मल वीडियो के तरीके से इसको देख रहे हैं तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सरकार एलआईसी में अपनी 2.3% हिस्सेदारी 2025-26 के इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में बेचने की योजना बना रही है। ये बात कंफर्म्ड हो चुकी है। ये बिक्री एक बार में नहीं होगी, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में ये बिक्री मार्केट में लेके आएंगे, और मार्केट में जैसे आईपीओ आता है फिर एफपीओ के माध्यम से भी आ सकता है। ठीक है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एलआईसी का 3.5% स्टेक मार्केट में लेके आई थी गवर्नमेंट और एलआईसी को 3.5% पब्लिक डायल्यूशन कर दिया गया था, वो आईपीओ के जरिए आया था। 900 कुछ रुपए में एलआईसी का आईपीओ लिस्ट हुआ था। ठीक है, वैसे ही अब एफपीओ आएगा। ठीक है, फॉलो पब्लिक ऑफर, एफपीओ। जैसे आईपीओ होता है वैसे एफपीओ होता है, मतलब दोबारा अगर डायल्यूशन करना है तो फिर आईपीओ नहीं होगा, आईपीओ तो इनिशियली आता है, फिर एफपीओ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार का लक्ष्य ये है कि 2027 तक एलआईसी का कम से कम 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग में चले जाना चाहिए, और इसमें सरकार अब फंसती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सेबी जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है भारत में, उसका एक नियम है माय डियर फ्रेंड। वो नियम क्या बोलता है कि 25% जो कंपनी अगर लिस्ट हो रही है स्टॉक मार्केट में, उसको 25% जो स्टेक है वो जनता के पास देना ही देना पड़ता है, पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाना पड़ता है। और एलआईसी को भी बीइंग अ लिस्टेड कंपनी इस नियम का पालन करना है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो ये वाला जवाब आपको मिल जाएगा। द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, देखिए ये वाला, द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एमपीएस रूल रिक्वायर, ये मिनिमम शेयर होल्डिंग एमपीएस का रूल है, सेबी का रूल है। रिक्वायर ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू इंश्योर at least 25% of their equity shares are held by non-promoters. Non-promoters कौन होते हैं? Public, मैं और आप. This rule was implemented after the amendment of Securities Contract Regulation Rule by SEBI in 2010. ये 2010 में रूल लागू किया गया था। इस रूल के हिसाब से जो एमपीएस रूल है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल, इसके हिसाब से एलआईसी को भी 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाना ही पड़ेगा। एलआईसी भी इससे बच नहीं पाएगी। अभी तो खाली कितना परसेंट हुआ है? 3.5%। अभी और 25% मतलब टोटल कंप्लीट करना है। तो ऐसे टुकड़ों में धीरे धीरे करके इसको बेचा जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार बार बार इसको इस तरह के बेच क्यों रही? मतलब क्या सरकार के पास कोई और ऑप्शंस नहीं थे पैसा कमाने के? ये भी आपका सवाल होगा। ठीक है, सरकार के पास कई योजनाओं के लिए पैसा चाहिए होता है, विकास कार्यों के लिए, जो महत्वाकांक्षी पब्लिक के लिए जो योजनाएं चलाती है उसके लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा जुटाने के तरीके बहुत सीमित है आज की डेट में गवर्नमेंट के पास। एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर सरकार तुरंत पैसा जुटा सकती है, क्योंकि हर कोई एलआईसी में अपना जो है वो करना चाहेगा, ऑनरशिप लेना चाहेगा। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है और यहाँ से तुरंत एक झटके में पैसा आ सकता है। सरकार थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहती या क्या है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी प्रॉफिटेबल पीएसयूज को प्राइवेट करके डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा जुटाना मुझे लॉजिकल नहीं लगा। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताओ। दूसरा रीज़न ये है कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा चाहिए। ये सरकार का लॉजिक है, मेरा लॉजिक नहीं है ये। ठीक है, इस पर आप क्या कहते हैं? बजट घाटे को कम करने के लिए सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा होता है, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट वो होता है जब आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होने लगता है, तो उसको जो बीच का डिफरेंस आता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। वो सरकार ये करे, भैया हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कमाई बहुत कम हो रही है, लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, एलआईसी का हिस्सा बेचने से सरकार को पैसा मिलेगा और कह रहे हैं कि घाटा कम होगा। ये सरकार का दलील है। सेबी के नियमों का पालन करने के लिए फिर एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सरकार का ये है कि भैया हम देखो, सेबी का नियम है, स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है उसका नियम है कि हमको 2027 तक एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी घटानी ही होगी। इसके लिए हम थोड़ा करके उसको घटा रहे हैं, जो कि सेबी के नियम के हिसाब से है। इसमें डरना या इसमें इसका क्या वो लॉजिक है? अब इसमें सरकार कुछ फ़ायदे भी गिना रही है, एडवांटेजेस। ठीक है, वो एडवांटेजेस क्या हैं वो भी आप देख लीजिए। एडवांटेजेस ये हैं, वो कह रहे हैं बाजार स्थिर रहेगा, मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। सरकार का कहना है छोटे छोटे हिस्सों में शेयर अगर बेचेगी, जिससे शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, क्योंकि एलआईसी का इतना बड़ा स्टेक, मतलब 54, 55, 56 लाख करोड़ की कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका 2% भी बहुत तगड़ा होता है। तो इसलिए एलआईसी कह रही छोटा छोटा टुकड़ों में हम इसको लेके आएंगे, तो जिससे मार्केट में अफरा तफरी भी नहीं होगी, एक स्टेबिलिटी रहेगी मार्केट में। इसलिए हम छोटे छोटे मतलब बार बार एफपीओ के माध्यम से आएंगे। नए निवेशकों को मौका मिलेगा। एलआईसी के शेयर आम जनता और बड़े निवेशकों को खरीदने का मौका मिलेगा। हर कोई चाहता है कि मतलब
सोने वाली चीज़, डायमंड आपके पास हो, तो एलआईसी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हर कोई चाहता है कि उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़े, अपनी ओनरशिप भी हो, क्योंकि एलआईसी ग्रो करेगी तो इन्वेस्टर्स भी करेंगे। बट फिलहाल के लिए एलआईसी में किसी भी इन्वेस्टर ने पैसा नहीं बनाया है, क्योंकि जहां से लिस्ट हुआ था 1200 तक गया, उस टाइम पे जो निकल गया। लेकिन अभी जो मार्केट में एलआईसी का स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने ओरिजिनल प्राइस से 300 रुपये की से भी ज़्यादा स्टॉक प्राइस टूट चुका है। तो इस टाइम पे तो कोई निवेशकों को पैसा बना के एलआईसी दे नहीं पा रही है स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक प्राइस के हिसाब से। फिर तीसरी दलील ये है कि एलआईसी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से चलेगी, और ये बात वैसे लॉजिकल भी है, इसको मैं भी समर्थन करता हूँ। प्राइवेट निवेशकों के आने से क्या होगा, कंपनी की जो कार्यशैली है, जो स्टाइल है, द वे ऑफ वर्किंग है, जो गवर्नेंस है, मैनेजमेंट है, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखिए कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी देखिए और वहीं पे एलआईसी के ब्रांच ऑफिसर्स में ज़रा थोड़ा सा कंपेयर करिए, या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसर्स का एटीट्यूड और बात करने का तरीका और सेल्स करने का तरीका देखिए, और एलआईसी के एजेंट्स का सेल्स करने का तरीका देखिए, एलआईसी के ब्रांच ऑफिशियल्स का बात करने का तरीका देखिए, 100% डिफरेंस नजर आएगा। तो सरकारी जो कंपनी है वहां पर तो नौकरी सेफ है, उनको पता है कि नौकरी तो जानी नहीं है, ठीक है, जब मन में आए तब धरना दे दो, हमारा सैलरी बढ़ा दो, और सरकार बढ़ा भी देती है, 17% सैलरी इंक्रीज कर दिया। लेकिन एलआईसी एजेंट्स के लिए क्या हुआ, ठीक है, ना अच्छे से ट्रेनिंग, ना अच्छे से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, ना अच्छे से कोई मोटिवेशन, ना अच्छे से कमीशन स्ट्रक्चर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो एलआईसी के ऊपर में सरकार का कहना है कि देखो प्राइवेट एंटिटीज़ का अगर हस्तक्षेप रहेगा तो मार्केट में जो एलआईसी की वो है, जो कार्य करने की तरीके हैं, जो कार्यशैली है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि सरकार इनडायरेक्टली मान चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम तरीके से नहीं होता है, यानी कि एलआईसी में भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। क्या इस सरकार ये कहना चाहती है, या आप कमेंट करके बताओ। सरकार को फंड मिलेगा, सरकार को तुरंत पैसा मिलेगा, जिससे वो देश के विकास कार्यों में उस पैसे को लगा सकती है। एक बात बताओ यार, क्या वैसे भी तो सरकार का एलआईसी का पैसा देश के कार्यों में ही लग रहा है? स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो सारा पैसा एलआईसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट थोड़ा किया हुआ है। एक अच्छा खासा जो परसेंटेज है, मेजोरिटी स्टेक है जो एलआईसी का, वो वैसे भी भारत सरकार के ही पास ही जाने वाला है। भारत सरकार ही अपने कोई रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा, उनमें ही तो पैसा लगाते हैं। फिर बेच के ही पैसा लगाने का लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता। अब डिसएडवांटेजेस समझ लीजिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, फायदे और नुकसान, किसको फायदा किसको नुकसान। पहला, सरकार पर सरकारी नियंत्रण धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब सरकारी नियंत्रण कम हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो सरकार की हिस्सेदारी घटने से एलआईसी का जो स्टेक है वो प्राइवेट के हाथों में आएगा, और प्राइवेट के हाथों में चीज़ें आने से क्या होता है ये सब आप जानते हैं। दूसरा, शेयर की कीमत पर असर। अगर हिस्सेदारी बिक्री ठीक से नहीं हुई तो एलआईसी की शेयर की कीमत और भी ज़्यादा गिर सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है एलआईसी का स्टॉक प्राइस पहले भी ओवर वैल्यूड प्राइस में लिस्ट किया गया था, फालतू में डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट करके इतना महंगा लेके आ गए थे, ठीक है। उसके बाद में करेक्शन हुआ, 1200 तक भी टच किया, लेकिन आज के डेट में उठ नहीं पा रहा है सर, 700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पॉलिसी होल्डर्स की सुरक्षा, इस पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एलआईसी बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो जाती है, ठीक है, तो इसकी नीतियों में बदलाव आ सकता है, मैनेजमेंट में बदलाव आ सकता है, जो ऑनरशिप है वहाँ पर कोई प्राइवेट सीईओ भी बन सकता है। अगर ऐसा हो गया तो सोच के देखिए डिसीजन कैसे कैसे लिए जा सकते हैं। पॉलिसी होल्डर्स को बोनस रेट मिलना तो दूर, बहुत सारे ऐसे, मतलब एलआईसी एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के तौर पे हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, न कि वो देश की कंपनी। क्योंकि एलआईसी का नियम जो ये था 1956 में, वो एक अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोवाइडर के तौर पे था माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मोनोपोली क्रिएट करी। वो तो जब भारत में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका मिला, उसके बाद धीरे धीरे एलआईसी का स्टेक कम हुआ, कंपटीशन बढ़ा, बट एलआईसी ने बहुत दमदार तरीके से प्रदर्शन किया, ऐसी बात नहीं है। अब एजेंट्स पर, यानी कि एडवाइजर्स एलआईसी में काम कर रहे हैं, 14 लाख एडवाइजर्स, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ये है एलआईसी के निजीकरण से एजेंट्स की कमाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। जब प्राइवेट हिस्सेदारी बढ़ती है तो लोगों में एक नेगेटिव वो भी जाता है, सेंटिमेंट, ठीक है। लोगों को ये लगता है कि एलआईसी तो पूरे तरीके से भारत सरकार की कंपनी है, जो कि है भी, बट अभी 3.5% प्राइवेट इक्विटी आ चुकी है, अब उसको 25% तक इक्विटी जाना है, ठीक है। वैसे भी एलआईसी तब तक भारत सरकार के नियंत्रण में ही रहेगी जब तक 51% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी सरकार के पास ना हो, और ये ऐसा हमेशा ही होने वाला है। एलआईसी को कभी भी, मेरे हिसाब से कभी भी 51% से नीचे प्राइवेट इक्विटी में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये भारत सरकार के इंश्योरेंस एक्ट 1938 से जुड़ी हुई है। एलआईसी को प्राइवेट हाथों में देना इतना आसान नहीं है।
ये नहीं कि आज हमने एक अमेंडमेंट पास किया चलो भी इसको बेच दो, ऐसा नहीं होगा। एलआईसी देश की, दुनिया की सबसे सिक्योर और रिलायबल कंपनी है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ये 25% स्टेक भी दे देते हैं तब भी मैं यही कहूँगा कि एलआईसी तब भी देश और दुनिया की सबसे सिक्योर कंपनियों में से एक होगी, क्योंकि जब तक 51% से ज़्यादा स्टेक प्राइवेट बंदे के पास नहीं आ जाता है तब तक उसको प्राइवेट नहीं कहा जाता है। आप एडवाइज़र हैं, अगर आपका कोई कस्टमर कहे अरे भैया एलआईसी तो बिक गई, अरे ये हो गया वो हो गया, उनकी जानकारी बढ़ाइए, आप उनको नॉलेज दीजिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ठीक है ये चीज़ बताइए। पॉलिसी होल्डर्स का नुकसान क्या हो सकता है? एलआईसी सरकार की गारंटी वाली कंपनी है, यानी कि सोवरेन गारंटी देती है बोनस पे, ठीक है। इसलिए अभी तक लोग इसमें भरोसा करते हैं। जब ज़्यादा इसमें प्राइवेट हस्तक्षेप बढ़ने लगेगा तो लोगों का भरोसा टूट सकता है, लोगों को भरोसा कम हो सकता है। इस भरोसे को जो अगर मेंटेन करना है तो एलआईसी का या तो बोनस रेट बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, या तो एडवाइजर्स का कमीशन रेट बढ़ाइए, साथ में बोनस रेट बढ़ाइए, कस्टमर्स को अच्छे रिटर्न्स दीजिए। अगर आपको शौक इतना ही ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने का तो इन्वेस्टमेंट वाले रिटर्न्स दो यार। आप आउटडेटेड रिटर्न्स दे रहे हैं, 5 से 6% का रिटर्न आप दे रहे हैं, 7% इस देश में इन्फ्लेशन है, फिर आप कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट कंपनी भी बन रहे हैं। दिस इज नॉट द लॉजिक हियर। फिर वहाँ पे कई सारे लॉजिक्स वाले कमेंट करेंगे, नहीं भैया नहीं, इसमें तो 500% रिटर्न, देखो जब डेथ हो जाती है तो 5000% रिटर्न आता है। भाई मैं जिंदा रहते हुए पैसे बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा कम कर देती है तो क्या भविष्य में एलआईसी की गारंटी बनी रहेगी? इस बात पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। 25% स्टेक प्राइवेट जाना बहुत बड़ी बात है एलआईसी के लिए। एलआईसी के बोनस और पॉलिसी रिटर्न पर असर पड़ सकता है। अभी देखिए ना, आप खुद सोचिए, 3.5% स्टेक प्राइवेट में गया है और एलआईसी बोनस रेट नहीं बढ़ा पा रही है। इतना पैसा होने के बावजूद एलआईसी बोनस रेट क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे आप मुझे 1000 रीजन भी दोगे तो भी मैं खुश नहीं होने वाला, तो भी मैं सेटिस्फाई नहीं होने वाला। सिंपल सा मेरा बस एक सवाल है कि इतने करोड़ों लोगों का भरोसा एलआईसी में है, इस भरोसे को बनाए रखने के लिए सही रिटर्न्स दीजिए प्लीज़। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इतना पैसा हमें दीजिए आपको रिटर्न मिलने वाला है, इंश्योरेंस का मतलब टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस तो पास ही नहीं कर रही ना कंपनियां। तो मैं आज बात एलआईसी की नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े टर्म इंश्योरेंस के लिए तो अच्छे खासे ठोक बजा करके पास हो रहे हैं। एजेंट्स कंप्लेन करने की एलआईसी पॉलिसी या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में टर्म इंश्योरेंस जब जा रहे हैं तो पास ही नहीं हो रहे हैं। एलआईसी के एजेंट्स को ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। वैसे इतना कंपटीशन है, 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट, पत्थर पे को किसी न किसी एलआईसी एजेंट के सर पे टकराता है। हर घर में एलआईसी एजेंट है। उसके बाद जब ये जो यहाँ पे मैसअप हो जाएगा तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। एफडीआई को 100% कर दिया पांडा जी के उसमें। एफडीआई 100% करने से पता है क्या होने वाला है? इतनी ज़्यादा कंपनीज आने वाली, कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसके बाद एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं धड़ाधड़, तो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। इसीलिए बीइंग एन एडवाइज़र मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे पहले काम होता था अब नहीं हो रहा, तो इसीलिए नहीं हो रहा भाई, मार्केट चेंज हो रहा है। कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव, ऑलरेडी बदलाव आ चुका है। 3.5% स्ट्रक्चर जो प्राइवेट का लेके आए एलआईसी में, उसी में कमीशन की ऐसे तैसी हो गई है। कमीशन हेर फेर कर दिया कि नहीं किया बताओ, जिससे एडवाइजर्स की इनकम पर असर पड़ रहा है। तो ये बात जब तक कोई बोलेगा नहीं सामने आकर के, तो कैसे कंपनी के ऊपर प्रेशर होगा? सोच के देखिए ना आप। एलआईसी अगर कमज़ोर होती है तो प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा। आज के डेट में प्राइवेट कंपनियां एलआईसी का स्टेक खाई जा रही हैं। आप हिस्ट्री दिखाइए, पिछले 10 साल में एलआईसी ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर लूज़ कर दिया है, जबकि एलआईसी डोमिनेट करती है आज के डेट में भी इंडिया में। इस एलआईसी को इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि हम तो डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं। भैया आपका स्टेक जो इंडियन में जो इंश्योरेंस का स्टेक है, उसको प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से खा रहा है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि एलआईसी अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में असफल होती हुई दिख रही है। सरकार ने 2022 में एलआईसी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया। 21,000 करोड़ रुपए एक झटके में सरकार के पास चले गए। उस पैसे का सरकार ने क्या यूज़ किया, आपको जवाब पता है क्या? पूछिए, आरटीआई लगाइए सरकार के ऊपर और पूछिए कहाँ है वो पैसा, उसका क्या यूज़ हुआ। इससे पहले एलआईसी पूरी तरीके से 100% सरकार के नियंत्रण में थी। तब लोगों का भरोसा था बीमा मतलब एलआईसी, मतलब पॉलिसी प्राइवेट से भी लेती तो वो कहते भैया मेरे पास एलआईसी है। ये एक मतलब एलआईसी की पोजीशन ऐसा हुआ था, इतना स्ट्रांग पोजीशन। अब इसका सारा मुनाफा पॉलिसी धारकों को बोनस के रूप में दिया जाता था पहले। अब उस बोनस में से 3.5% प्राइवेट को भी देना है, और फिर 25% की बात कर रहा है सेबी, तो फिर 25% प्रॉफिट देना पड़ेगा प्राइवेट को, और उसमें फिर सरकार का भी हिस्सा है। फिर कस्टमर को मिलेगा क्या, एजेंट को मिलेगा क्या? ये भी तो सोचो आप।
अब एलआईसी का एक हिस्सा शेयर धारकों को भी देना पड़ रहा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एजेंट्स का भी कमीशन रेट और ज़्यादा कम हो सकता है भविष्य में। कहाँ बढ़ाने की बात हो रही थी, और कम हो सकता है। निजीकरण के जो प्राइवेटाइजेशन होता है, अगर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। देखो क्या है जो सरकार ने बोला है, एलआईसी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से, ज़्यादा प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे आगे आ सकती है। ये बात सही है, हो सकता है ऐसा, निवेशकों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस बात पे फिलहाल के लिए फेल है एलआईसी, ठीक है। अगर हम गारंटीड पेंशन रिटर्न्स प्लान्स की बात करें, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन अक्षय, जीवन शांति जैसे पॉलिसी को अगर मैं छोड़ दूं, ये पॉलिसी तो एलआईसी की ऐसी हैं जो दुनिया में कोई कंपनी नहीं दे सकती है। यहाँ पर एलआईसी आज के डेट में भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो सकती है। अगर आप इस बारे में इस पैरामीटर पर कंपेयर करोगे तो एलआईसी में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको बेचना है तो ये पॉलिसीज बेचिए अपने क्लाइंट्स को, बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी जो पॉलिसीज है जहां एंडोमेंट में 6% 5% का एलआईसी रिटर्न दे पा रही है, वो क्या है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कह रहे हैं कि रिस्क इन्वेस्टमेंट से आने वाला टाइम पे इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सरकारी फंड पर निर्भरता कम हो जाएगी, ये भी एक लॉजिक है। अब नुकसान क्या हो सकता है निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का? पॉलिसी होल्डर्स को रिटर्न कम भी मिल सकता है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग होगा। सरकारी योजनाओं में एलआईसी का योगदान घट सकता है क्योंकि जब जहां पैसा चाहिए एलआईसी के पास आती है सरकार। सरकार एलआईसी को नहीं चला रही है, मुझे तो ऐसा लगता है एलआईसी सरकार को चला रही है, ठीक है। एलआईसी की सामाजिक हिस्सेदारी कम हो सकती है, ठीक है। एलआईसी का योगदान अगर घटेगा सामाजिक योजनाओं में तो सामाजिक जिम्मेदारी भी तो कम हो जाएगी। एलआईसी ने अब तक भारतीय शेयर बाजार में करीब 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब आपका सवाल होगा यार, तो एलआईसी में कई बार जैसे अडानी में इतना वो हो गया, कई सारे ऐसे डेट इन्वेस्टमेंट भी किए हुए एलआईसी ने, उसकी क्या सच्चाई है? देखो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एलआईसी के लिए। एलआईसी ने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रखा है। अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है तो एलआईसी को नुकसान होता है। एलआईसी कोई नहीं, सबको नुकसान होता है। उसमें क्या है, मार्केट का तो रूल ही यही है, नुकसान और फायदा। तो उसमें एलआईसी को भी फायदा और नुकसान होता है। लेकिन एलआईसी ऑलवेज प्रॉफिटेबल रही है। स्टॉक मार्केट में एलआईसी को आज तक नुकसान ही नहीं हुआ है। आज नुकसान होता है, आज अगर 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, कल 35,000 करोड़ का लाभ हो जाता है एलआईसी को। देखो क्या है ना, मार्केट में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, जो गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं है, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, तो उनको एलआईसी के ऊपर कीचड़ उछालने में भी मजा आता है। आप समझने की बात कोशिश करो। मैं सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं दोनों ही चीज़ें आपको बता रहा हूँ बैलेंस करके, ठीक है। एलआईसी की छवि खराब करने की हर संभव कोशिश की जा रही है मार्केट में। आप ये भी समझ लीजिए, अगर आप एक एलआईसी के एजेंट हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आप जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आप क्लाइंट को अच्छे से गाइड नहीं कर पाओगे। एलआईसी छोटा सा भी कुछ 2,000 करोड़ का नुकसान, और एलआईसी डूब गई भैया, एलआईसी तो डूबने वाली है, शेयर मार्केट में नुकसान कर दिया, लोगों का पैसा डुबा दिया। ये पेड आर्टिकल्स होते हैं जो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज भी एलआईसी की रेपुटेशन डाउन करने के लिए पैसा दे करके आर्टिकल छपवाए जाते हैं। लेकिन जब एलआईसी 35,000 करोड़ का फायदा कमाती है स्टॉक मार्केट से, उस न्यूज़ को कोई नहीं छापता, एक दो इक्का दुक्का न्यूज़पेपर पर आता है। तो ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए दोनों चीज़ें। सवाल ये है कि क्या ये निवेश डूब सकता है, ठीक है। अब आप बताइए, सवाल ये है आपका कि ये निवेश डूब सकता है? ये निवेश बिल्कुल डूब सकता है। देखो स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एलआईसी में लोग बच्चे थोड़ा ना हैं। जो एलआईसी के फंड मैनेजर हैं, उनको सालों का अनुभव है माय डियर फ्रेंड्स। एलआईसी का अब तक का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, स्टॉक मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जनरेट किया है, वो बहुत ही शानदार रहा है। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन है एलआईसी का स्टॉक मार्केट में। एलआईसी के लोगों को अच्छे से पता है कब कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ से निकल जाना है। एलआईसी का जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अगर एलआईसी दिवालिया हो गई, पहले तो ये सवाल ही गलत है। एलआईसी दिवालिया होगी कैसे? जिस कंपनी के पास 3-3 4-4 कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा का एसेट हो, वो कंपनी दिवालिया होगी भाई कैसे होगी? सोच के देखिए ना। इसका मेरे को कोई लॉजिक समझ नहीं आता। अगर आपके पास दिवालिया होने के कोई रीजन है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इस पर जरूर एक वीडियो बनाना चाहूंगा। एलआईसी का एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट 45 लाख करोड़ रुपए नहीं है, ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है, 54-55 लाख करोड़ के आसपास है, जो भारत के कुल बजट से भी ज्यादा है। तो फिर अगर कल को ऐसा कोई इश्यू आ गया तो भारत सरकार इसको कैसे संभालेगी? ये सवाल बहुत लॉजिकल है आपका, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या नहीं होगा इसकी मेरे पास गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है जो ये सवाल लोगों का है, और मैं सवाल वही ले रहा हूँ जो लोगों ने कमेंट करके पूछे। अगर एलआईसी को नुकसान हुआ तो सरकार के लिए इसे बचाना आसान नहीं होगा, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। एलआईसी की हिस्सेदारी बिक्री
हिस्सेदारी को बेचने से सरकार के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके कई और मतलब कई और खतरे भी इससे जुड़े हुए हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। उसके बाद में जस्ट गिव मी वन मोमेंट। एलआईसी की पॉलिसी धारकों, एजेंट्स और बीमा इंडस्ट्री पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर एलआईसी को सही तरीके से नहीं चलाया गया, अगर एलआईसी को सही तरीके से एडवाइजर्स को खुश नहीं किया गया, आम लोगों को अगर अच्छे बोनस रेट्स नहीं दिए गए, तब प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेकिन अगर सबका ध्यान दिया गया तो ये बहुत ही सुरक्षित, सिक्योर और देश और दुनिया की नंबर 1 कंपनी बहुत जल्दी बन सकती है माय डियर फ्रेंड्स। अभी मैंने जो आपको बोला था सोशल मीडिया पैकेज के बारे में, आज के डेट में 99.9% एडवाइजर्स को सोशल मीडिया चलाना नहीं आता है। खाली अकाउंट बना देना, कॉम्बिनेशन पोस्टर पोस्ट कर देना, इसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहते मेरे भाई। डिजिटल मार्केटिंग में आपको यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये 7 के 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी सबसे पहले आपको प्रोफेशनल इमेज तैयार करनी होती है। फिर उसके बाद आपको ब्रांडिंग करनी होती है, फिर कोई वीडियोस बनाने होते हैं, कोई शॉर्ट्स बनाना होता है, कोई पोल्स डालना होता है, कोई इंगेजमेंट डालना होता है, कोई पोस्टर डालना होता है, कहीं पर आपको सवाल जवाब पूछने होते हैं, कई बार आपको ब्रांडिंग करनी होती है, कई बार अपने अवार्ड्स दिखाने पड़ते हैं, कई बार अपनी एक्टिविटीज दिखानी पड़ती हैं। तब जाके मेरे भाई 1 साल के आसपास में आपकी एक यहाँ पे ब्रांडिंग होती है। कोई लोग आपको इंस्टा पे फॉलो करेंगे, और हाँ, आपको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपको इन 6-7 प्लेटफॉर्म्स पे साइमल्टेनियसली अपना कंटेंट डालना पड़ता है। उसके लिए आपको प्रॉपर एडिटिंग आनी चाहिए, आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, आपके पास वीडियो बनाने का एसेट होना चाहिए। ये सारा कुछ 99.9% एडवाइजर्स का आज की डेट में भी नहीं है। अब इसका मेरे लिए, मतलब आपके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। देखो, आपकी मैं पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, फैक्ट फाइंडिंग, नीड एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, सेल्स, क्लोजिंग एंड अगेन फॉलोअप, ये काम आपको सारे के सारे करने हैं। उसके साथ में आपको मार्केट में जाकर के लोगों को आफ्टर सेल सर्विस देनी है, फॉलोअप्स लेने हैं, घर परिवार संभालना है, इतना झमेला आपको सारा हैंडल करना है। इसके साथ साथ आप मुझे सोच के बताओ, क्या आप वीडियो एडिटिंग, पोस्टिंग, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा कुछ कर पाने की स्थिति में हो? अगर हम पूछूंगा तो आपका जवाब होगा भाई नहीं। पहली बात तो ये आता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आ भी जाए तो टाइम नहीं मिलेगा, या तो आप एक अलग से अपना एक स्टाफ बैठा लो जिसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास टाइम का अभाव है, लेकिन आपको 1 साल के बीच में अपने आप को सोशल मीडिया पर एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना है, एक ब्रांडेड फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर करना है, तो मैं कृष्णा लोधियाल इस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हम पूरी अपनी टीम सेट कर रहे हैं, एक नया ऑफिस खोल रहे हैं, एक कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हम खोल रहे हैं, जिसमें ये काम आपका हम ले लेंगे। देखिए, जब आपके पास टाइम का अभाव है तो उस काम को आउटसोर्स कर देना चाहिए, उस काम को उसके हाथों में दे देना चाहिए जो उस काम को आपसे बेहतर जानता है, बेहतर हैंडल कर सकता है। उसकी जो फीस है वो आप पे कर दीजिए। तो इसी तरीके से हमने भी यहाँ पर एक मॉडल डिजाइन किया है जिसका नाम मैंने दिया सोशल मीडिया पैकेज, SMP। इसमें क्या है, मैंने बेसिक पैकेज दिया, प्रीमियम पैकेज दिया, और मैंने आपको अल्टीमेट पैकेज दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें 1 साल का पैकेज, 2 साल का पैकेज, 3 साल का पैकेज, 4 साल का पैकेज और 5 साल के पैकेजेस अवेलेबल है। इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको सोशल मीडिया के शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस मिलेंगे जो हम एडिट करेंगे। आपको 2 चीज़ें देनी है, एक तो आपको हमें पोर्टफोलियो शूट करा के देना है। पोर्टफोलियो शूट का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आइडिया लेने के लिए डाउनलोड कर लेना। और आपको रॉ वीडियोज़ देनी पड़ेंगी अपना बना करके, वो वीडियो की स्क्रिप्ट भी मैं आपको दूंगा। आपको बस वीडियो बना के मुझे भेज देना है और अपना फोटोज़ मुझे भेज देनी है। ये कैसे होगा, इसके लिए आप मुझे कॉल करके अच्छे से समझ लेना। और आपका पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड हम सारा कंटेंट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सारी जगहों पे देंगे। और फिर आपको ईमेल करके उसको हम ईमेल भी करेंगे। आप हो सकता है उसको व्हाट्सएप में डालना चाहते हैं, कहीं और डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ये सब काम हम करेंगे पूरे 1 साल के लिए, 1 साल से 5 साल तक, जितने भी साल का पैकेज आप हमसे लोगे। बेसिक में हम लगभग 500-600 कंटेंट डालने वाले हैं, प्रीमियम में हम लगभग 1000 से 1200 कंटेंट डालने वाले हैं, और अल्टीमेट में हम डालने वाले लगभग 3000 कंटेंट 1 साल के बीच में। और एवरी सिंगल वीक, हर हफ्ते, देखो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका एक ही चीज़ है, वो है एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम जब चेक करता है तो वो चेक करता है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। जैसे मैं 290 दिनों से यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, तो मेरे खाली यूट्यूब की ग्रोथ अगर आपको बताऊँ, 16,000 सब्सक्राइबर्स से मैं पहुँच चुका हूँ 65,000 सब्सक्राइबर्स मात्र 7-8 महीनों के अंदर में।
तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 10 पैसिव इनकम आपको स्ट्रीम, 10 तरीके से पैसे कमाने के तरीके 1 साल के बाद मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा, आप वहाँ से भी पैसा बनाना शुरू कर चुके होंगे। तो बहुत ही सीरियसली लीजिए, जिसको 1 टाइम करना है 1 टाइम करिए, 3 महीने का EMI चाहिए वो करिए, 6 महीने का EMI चाहिए, 9 महीने का चाहिए और 12 महीने का चाहिए। आप एक काम करो, अपना गूगल ओपन करो, गूगल में आपका गूगल में वो लिंक क्या बोलते हैं उसको, गूगल में जो QR कोड स्कैनर वाला जो आता है आपका, गूगल लेंस बोलते हैं उसको, उससे स्कैन करिए इसको। पूरा PBC का ब्रोशर आप डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, आप पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में सोशल मीडिया पैकेज के रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बुकिंग आप कर लीजिए। वो बुकिंग अमाउंट 1000 रुपये कम से कम होना चाहिए। बस उसमें बता देना कि आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो या बेसिक, प्रीमियम, अल्टीमेट कौन सा लेना चाहते हो, अपना डिटेल भर के हमारी टीम आपको कॉल करके बाकी की फॉर्मेलिटीज़ और बाकी का पेमेंट ऑफलाइन तरीके से पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आपसे कलेक्ट करेगी और इसके बारे में आगे को आपको गाइड करेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन है तो मुझे आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का स्वागत करूँगा और अगर बात लॉजिकल होगी तो उसको अपने वीडियो में भी मैं प्रदर्शित करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।